Hello everyone, so today we are going to discuss the directive principles of state policy, and this is the most important topic for your TIS examination because you have something called MA in HR and Labor Relations और आपको सोशल साइंसेस के भी कुछ कोर्सेज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. So this particular topic is important for you for not only TIS NET बल्कि आगे जो राउंड्स आएंगे जैसे कि इंटरव्यू होगा आपका तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोविजंस जो है वो लेबर रिलेशंस के लिए हैं. तो पहले हम समझते हैं टर्म का मीनिंग. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. डायरेक्टिव मतलब किसी को दिशा निर्देश देना. तो ये प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स देता है. किसको? स्टेट को देता है. किस लिए देता है? पॉलिसीज बनाने के लिए देता है. यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो जो पॉलिसीज बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, वो इस डायरेक्शन में करेंगे. तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जबकि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है. उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा डीपीएसपी जो है वो कहाँ से डेराइव्ड है. हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो बिल ऑफ राइट्स यूएसए से डेराइव्ड है, जबकि डीपीएसपी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव्ड है. दिस इज इंपॉर्टेंट. देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया आर द गाइडलाइंस गिवन टू द गवर्नमेंट इन इंडिया टू बी केप्ट इन साइटेशन व्हाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज. ये इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा दिया था. अब दूसरा देखिए. द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ. कोई कोर्ट में आप जाके जिस तरह फंडामेंटल राइट्स है तो उसका प्रोटेक्टर कौन है या गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं देता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए रिट इशू कर सकता है. लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं अगर कोई डीपीएसपी फुलफिल नहीं होता है. The provisions contained in this part cannot be enforced by any court, but these principles are fundamental in the governance of the country. ये important है. These principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be duty of the state to apply these principles in the making of laws. तो जो लॉ मेकिंग होती है, लेजिस्लेशन जो होता है हमारे यहाँ, उसमें ड्यूटी बाउंड है हमारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इस प्रिंसिपल्स को यूज करके लॉज बनाए. अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड दीज प्रिंसिपल एज नोबल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज क्या है? मैंने जो जितने सारे डीपीएसपीज दिए हुए हैं उस पर जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं या इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आपसे क्वेश्चन आ सकता है उसको डाला है. बाकी जो चीज़ है उसको मैंने हटा दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. मैं आपको ट्रिक्स भी बताता जाऊंगा कि कैसे ये सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा. तो आर्टिकल 38 जो है वो बोलता है स्टेट टू प्रमोट अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ये इंपॉर्टेंट है. हमारा जो कंट्री है वो कोई पुलिस स्टेट नहीं है. आज़ादी से पहले जो था हमारा कंट्री एक पुलिस स्टेट था, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उसका सिर्फ यही काम था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. उसका ये काम नहीं था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल असर्टेन हो. लेकिन हमारा जो कंट्री बना अभी वो वेलफेयर स्टेट है, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रमोट करता है. ये बात कहाँ से निकल के आती है? आर्टिकल नंबर 38 से. ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. उसके बाद आर्टिकल 39 भी इंपॉर्टेंट है. ये बोलता है टॉक्स अमंग अदर थिंग्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. यानी कि कई बार ऐसा होता है जो महिलाएं होती हैं उनको कम वेज मिलता है या जो बच्चे होते हैं उनको कम वेज मिलता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर इक्वल काम है तो इक्वल पैसा भी मिलना चाहिए. ये प्रोविज़न मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 39 में. जबकि 39A और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. तो फ्री लीगल एड जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना लीगल एडवाइस उतना पैसा नहीं है उनके पास कि ले सकते हैं, तो उनको फ्री लीगल एड दिया जाए. इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया. 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसके अंदर ये डाला गया, इसीलिए इसका नाम है 39A. असल में A B अगर कहीं ऐड होता है इसका मतलब है वो अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है. द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इस काम के लिए बनाया गया है, जिसको नालसा भी बोलते हैं. ठीक है. तो नालसा का काम ही है कि लोक अदालत कराना या फिर जिसको फ्री लीगल एड चाहिए उसको फ्री लीगल एड देना. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अ डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम कि नालसा जो है वो किस आर्टिकल के तहत क्रिएट हुआ है.
तो उसका काम ये फ्री लीगल एड देना लोगों को, और वो फॉर्म हुआ है आर्टिकल नंबर 39A के अंदर। उसके बाद है आर्टिकल 40 जो कि बहुत आसान है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो क्या ये लागू हुआ है ये DPSP? यस, हो चुका है। कैसे हुआ है? ये 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में आया था, उसके थ्रू जो पंचायत है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है। देन आर्टिकल नंबर 41 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है राइट टू वर्क की। तो डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि राइट टू वर्क किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो राइट टू वर्क जो है आर्टिकल नंबर 41 में मेंशन्ड है। तो क्या इसके लिए कोई प्रोविज़न किया गया है अभी तक? हाँ, प्रोविज़न किया गया है। जो हमारा मनरेगा स्कीम है वो एक तरह का राइट टू वर्क है। वो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है किसी भी गरीब इंसान को अगर वो मजदूरी करना चाहे तो। अब आते हैं 42nd पे। आर्टिकल नंबर 42 को याद करने के लिए मैं एक स्टोरी आपको बताऊंगा, वो स्टोरी से कनेक्ट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ये बोलता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ फोकस करना है मैटरनिटी रिलीफ पे। तो 42 से आप याद कीजिए कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट की थी, जैसे उषा मेहता हो गई, अरुणा असफ अली हो गई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट की थी। तो महिलाओं से रिलेटेड प्रोविज़न है इसमें, वो क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट या फिर मैटरनिटी रिलीफ। तो आर्टिकल 42 डील करता है मैटरनिटी रिलीफ से। उसके बाद आर्टिकल 43 जो है वो एक था, उसमें 2 आर्टिकल्स ऐड किए थे अमेंडमेंट द्वारा, 43A एंड B बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। जो 43rd है और 43A एंड B है वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, हम समझेंगे कैसे है। 43rd टॉक करता है लिविंग वेज के बारे में कि देयर शुड बी अ लिविंग वेज। तो लिविंग वेज मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ। लिविंग वेज वो होता है, मिनिमम वेज से थोड़ा ज़्यादा होता है। वो ऐसा होता है कि आप अपना खाना पीना कर सके और उसके बाद आपके लीजर के लिए भी टाइम रहे, उसमें आप अपना लाइफ इंजॉय कर सके। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 43rd A बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B बोलता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये देखिए 43rd जो आर्टिकल है, तीनों कहीं ना कहीं वर्कर्स से रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उस तरह से आप जोड़ सकते हैं। पहला है लिविंग वेज, दूसरा है मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन, और तीसरा है यानी 43rd B जो है वो है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। एक बार में याद नहीं होगा तो आपको बार बार इस पे लौट के आना होगा, देखना होगा। नहीं तो इसको नोट कर लीजिए किसी कॉपी में और इसको 1-2 बार रिवाइज कर जाइए। अगला जो है थोड़ा आसान है याद करना, आर्टिकल नंबर 44। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है, जैसे आप तराजू देख रहे हैं कि वो बराबर होगा, ठीक है। तो एक तरफ हम 4 डाल दिए तो दूसरी तरफ भी 4 डालना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 4 अगर डल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 44। इसलिए आर्टिकल नंबर 44 जो है यूनिवर्सल सिविल कोड से डील करता है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। सो दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस बनाने के लिए इधर 4 दिया तो इधर भी 4 देना होगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 45 है और 46 है जो कि मिलता जुलता है। देखें कैसे मिलता जुलता है। 45 बोलता है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज। 6 से कम उम्र के जो लड़के बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोविजन है, ठीक है। और 46 बोलता है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। तो दोनों जगह एजुकेशन की बात हो रही है। 45 और 46 दोनों ही में एजुकेशन की बात हो रही है। तो इनको कपल करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो आप याद कीजिएगा कि हमारा नेशनल मूवमेंट जो था उसमें बहुत सारी विमेन जो है वो जो लिकर का शॉप होता था उसको बॉयकॉट करती थी और काउ स्लॉटर को भी मतलब प्रोहिबिट किया गया था, ऐसा याद कर लीजिए। तो 47 और 48 जो है वो खाने पीने से रिलेटेड है। पहला बोलता है कि शराबबंदी यानी कि कोई इंटॉक्सिकेंट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे हम या उसको प्रोहिबिट करेंगे। कई सारे स्टेट जैसे गुजरात है, बिहार है, वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। उसके बाद दूसरा बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, काफ एंड मिल्च एंड ट्रॉट कैटल। मिल्च मतलब जो दूध देता है, ठीक है। तो 47 एंड 48 को खाने पीने से रिलेटेड है तो उसको भी कंबाइन करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है 48A, 49 नहीं है, 48A है और 49 है। तो 48A बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ
49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, तो इसको भी क्लब करके याद कर सकते हैं, प्रोटेक्शन। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता ये। उसके बाद है लास्ट में आता है आर्टिकल नंबर 50 जो कि बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जुडिशरी को न्यूट्रल होना होता है तभी वो सही डिसीजन ले पाएगा या गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन पाएगा, गार्जियन या प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एग्जीक्यूटिव उस पर अपना रोब ना चलाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंदिरा गांधी के समय या फिर कई लोग बोलते हैं अभी भी जो है थोड़ा इन्फ्लुएंस एग्जीक्यूटिव का है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 51 बोलता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है। आप शांति के लिए क्या देते हैं, दक्षिणा देते हैं, कितना देते हैं, 51 रुपये देते हैं। इस तरह से याद कर लीजिए, जितना बिजार तरीके से आप याद कीजिए ना किसी कॉन्सेप्ट को, उतना जल्दी आपको याद होगा। उठपटांग तरीके से याद किया कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये प्रोविजंस है उसमें कुछ काम हुए हैं तो वो कैसे उसको फुलफिल करता है। पहला है नालसा जजमेंट, या नालसा आप बोल लीजिए अथॉरिटी जो बनाया गया, वो फ्री लीगल एड देता है। पंचायत जो है आर्टिकल 40 में बोला गया था, वो 73rd अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसको दिया गया। मनरेगा जो है राइट टू वर्क की बात करता है, राइट टू एजुकेशन लॉ बन चुका है, एक्ट बन चुका है। मैटरनिटी बेनिफिट लॉ बन चुका है, एक्ट बन चुका है। लीकर बैन जो है कई स्टेट में लागू हो चुका है। 97th अमेंडमेंट जो है वो कोऑपरेटिव को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे चुका है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक तरह का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर चुका है। तो ये सारे प्रोविजंस जो है उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल जो है हम एमसीक्यू का वीडियो देखेंगे जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू करंट अफेयर से देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, और हम उससे पहले का भी एमसीक्यू कंपाइल करेंगे और उसको भी डालते रहेंगे बीच में। और कुछ कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के भी होंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।